अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहिर अंजुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी हर प्रोग्राम में कोई ना कोई डिजीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि आपको अवेयरनेस दे सकें, हम आपको बचा सकें उस बीमारी से। लेकिन आज जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे दांतों से रिलेटेड। हमारे साथ गेस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, चलेंगे और उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब मिन्हास साहब। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा थोड़ा सा। मेरा नाम तो आपने जिक्र कर ही दिया है, डॉक्टर साकिब मिन्हास है। मैं पिछले 15 सालों से डेंटिस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड रहा हूँ। और जो मेरा ख़ास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इम्प्लांट डेंटिस्ट्री और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। ओके, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मुनीब शेख भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। बहुत शुक्रिया। और अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे देखने वालों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुनीब शेख है और मैं डेंटिस्ट्री के पेशे से तकरीबन 11 साल से मुंसलिक हूँ। और मेरी स्पेशलिटी जो है वो ऑर्थोडोंटिक्स है, जिसके अंदर हम ब्रेसेस वगैरह और अलाइनर्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। ठीक है। अच्छा, अब सवालात का हम सिलसिला शुरू करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे दांतों से रिलेटेड है, जिसके बगैर तो हम अच्छे भी नहीं लग सकते। ये तो मेन चीज़ है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आगाज़ करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है क्या? सवाल देखिए, दांत जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। दांतों के बगैर ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी भी आप इंसान के चेहरे की तरफ देखें तो पहली नज़र यकीनन उसके गायब दांतों के ऊपर पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो चीज़ मौजूद है, अगर वो मौजूद ना हो, और अगर मौजूद है तो उसकी बनावट कैसी है, बिल्कुल, क्या अलाइंड है, क्या आड़ा टेढ़ापन है, तो वो डिस्टिंग्विश करेगी कि आप उस शख्स के बारे में राय कायम करें। एंड इट माइट कॉज द अदर पर्सन टू गेट अनकंफर्टेबल अबाउट इट। तो कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्माइल, एस्थेटिक्स बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दांतों का होना और उनका सही तर्ज में होना बहुत अहम है। आई थिंक डॉक्टर मुनीब भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐड ऑन कर सकेंगे। आप कंटिन्यू कीजिए इसी सवाल के जवाब को। मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं दांतों के अंदर। दांतों का टेढ़ापन होता है, उसके अंदर स्पेसेस मौजूद होते हैं और कुछ लोगों के दांत ज़ाहिरी बातें दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा जो है उनके जो दांत मिलने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि वो उनको परेशान कर रहा होता है, ट्रॉमा कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो खाने को सही तरीके से च्यू नहीं कर पाते। जब ऐसा नहीं कर पाते तो ज़ाहिरी बात है ये डायरेक्टली सेहत से रिलेट करता है, उनकी पर्सनल हेल्थ बीइंग से, तो फिर उनकी सेहत अफेक्ट करती है। तो दांतों का सीधा होना और उनका अच्छा देखना बहुत ज़रूरी है किसी के इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए भी और उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एलाइनर्स क्या है? क्या चीज़, हम किस चीज़ को, एक स्पेसिफिक किस चीज़ को कहते हैं हम एलाइनर्स? अलाइनर्स एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक तो ये रिमूवेबल है, सेकंड इनविजिबल है, एंड थर्ड कि इसकी मदद से हम दांतों को सीधा कर सकते हैं। बट इसकी कुछ जगहों पे जाके चंद लिमिटेशंस भी आती हैं जाके। तो हर किस्म का केस से ट्रीट नहीं किया जा सकता, बट बहुत से माइल्ड एंड मॉडरेट किस्म के केसेस इससे हम ट्रीट कर लेते हैं। जो ऐसे लोग जो कि मीडिया इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हैं कि इवेंट्स आ रहे हैं, अपकमिंग इवेंट्स, तो नहीं चाहते कि जो कन्वेंशनल बेसिस हैं वो दिखें, तो उनका ट्रीटमेंट हम विद द हेल्प ऑफ अलाइनर्स कर सकते हैं सक्सेसफुली। अलाइनर्स अब बहुत आम फहम होते जा रहे हैं। जैसे एक ज़माने में ब्रेसेस के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था। बिल्कुल। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेसेस सही से नहीं, उनकी मेरे ख्याल में वोकैबुलरी में अगर कमी हो, लेकिन लोग समझते अब सब हैं। कोई कुंडे कहेगा, कोई ब्रैकेट्स कहेगा, कोई ब्रेसेस कहेगा, तो उसकी एक रिमूवेबल फॉर्म अलाइनर्स है। ब्रेसेस सब जानते हैं कि फिक्स हो जाते हैं और आम तौर पे वो निकाले नहीं जा सकते। ठीक है। तो इलाज का 1 से 2 साल का जो दौरानी है उसमें वो लगे रहते हैं। अलाइनर्स में ये सहूलत मिल जाती है कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस गोअर्स हैं, या यूनिवर्सिटी या तालीम के शोबे से ख़ास तौर लड़कियां हैं 16, 17, 18 साल की, वो कॉन्शियस हो रही होती हैं कि वो ब्रेसेस ना लगाएं, तो अक्सर व बेशतर केसेस उसके ज़रिए ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन तमाम नहीं। स्टिल कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए ब्रेसेस ही सबसे मरबूत और बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि अगर हम ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री करवाते हैं तो इसके बाद क्या खुसूसी कोई देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे पास तो सबसे पहला मसला होता है हमसे देखभाल ही तो नहीं होती है। ओह, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, देखभाल किसी भी तरह और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वी टॉक ऑफ एनीथिंग, वी टॉक ऑफ क्लोथ्स, वी टॉक ऑफ हाउसिंग, वी टॉक ऑफ
इंडिविजुअल्स केयर लेकिन हम इज बहुत वेरी सारी चीज़ों से भागते ही इसीलिए हैं कि हम हमें भागते जो है केयर करनी हम पड़ती भागते हैं। तो नेचुरल टीथ की भी केयर बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। और नेचुरल के बाद अगर कोई भी चीज़ प्रोस्थेटिक हो या आर्टिफिशियल हो, जिसको हम मसनूई कहते हैं, तो उसकी देखभाल और ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी अच्छे से केयर करनी पड़ती है। और हर ट्रीटमेंट उसकी एक लाइफ है। मैं अक्सर व बेशतर ये बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानी अज़ा में जो भी चीज़ें इंसान के जिस्म में दी हैं, जैसे कि दांत हैं, वो फॉर लाइफ दी हैं। अगर हम उसकी सही केयर नहीं करेंगे तो विल लूज़ देम अर्ली। उसी तरीके से कोई भी अगर आर्टिफिशियल चीज़ होगी, उसकी एक लाइफ होगी। बिल्कुल। कोई भी ट्रीटमेंट उसके नताइज 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के ऊपर डिपेंड करेंगे। और ये उसकी केयर है जो उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगी और बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये जो अलाइनर्स है, इसका इलाज कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है? मतलब हमें कितने टाइम इसको वेयर करना पड़ता है, कितना टाइम टेकिंग हो जाता है ये हमारे लिए? अच्छा देखिए, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि दांतों को हम बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर सकते हड्डी के अंदर, ठीक तो है। ये स्लो प्रोसेस, तो ये टाइम टेकिंग होता है। और दूसरा, ये केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस के अंदर हम 8 से 9 महीने में भी जो नताइज हैं वो हासिल कर लेते हैं। कुछ जगहों पे 1.5 से 2 साल भी इसमें लगता है। तो इस तरीके से वो केस टू केस वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, इसको खाने और लगाने में क्या प्रॉब्लम पेश आती है? जब हम खाने के वक्त, जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं स्टक होता होगा खाना। अच्छा, इसमें ना 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो फिक्स ब्रेसेस होते हैं, उसके ठीक। साथ एहतियात थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। खाने पीने में आपने कुछ चीज़ें जो कि ख़ास तौर पे जंक फूड आइटम होता है, जो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उस पे आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन डाइट जो होममेड फूड होता है, वो तमाम चीज़ें खा सकते हैं। अलाइनर्स के साथ एक एज ये मिल जाता है कि आप अलाइनर्स जो हैं वो रिमूवेबल होते हैं, तो आप उतार के जो दिल चाहे वो खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या जेनेटिक होता है, ये इश्यूज़ हमारे साथ जो दांतों का होता है, या किसी के साथ कभी भी हो सकता है ये? जी, जो मैल अलाइनमेंट के इश्यूज होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, कुछ हैबिचुअल होती हैं और कुछ इन्वायरमेंटल होती हैं। जेनेटिक रीज़न के अंदर हम क्लेफ्ट के केसेस, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं कि पैदाइश के ऊपर ये परेशानी होती है, उसके सबब भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। हैबिचुअल के अंदर लोग जानते हैं कि पेसिफायर्स का यूज़ बिल्कुल या फीडर का इस्तेमाल लंबे अरसे तक, ये या थम सकिंग, इस तरह की चीज़ें भी इन चीज़ों को बढ़ाती हैं। और फिर हमारी जो डाइटरी चेंजेस हुए हैं ठीक। खाने पीने के अंदर, रिफाइंड फूड, रॉ फूड की, जो पहले के लोग किसी ज़माने में गन्ना छीलते भी थे, बिल्कुल, गंडेरियाँ बिल्कुल। चूसते भी थे, अब के बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। इन चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सवालात का सिलसिला जारी रहेगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल करने वाली हूँ। आप लोग हंसिएगा नहीं, लेकिन एक सवाल था कि हम किसी भी एक्टर की तरह या किसी भी सेलिब्रिटी की तरह अपने दांत बनवा सकते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि एक बड़ी सी ये खबर आई थी कि जिस भी एक्ट्रेस की तरह अपने दांत बनवाने आप बासानी बनवा सकते हैं। मैंने पहले कहा था, हंसिएगा नहीं। अच्छा, अब बताएं। ऑब्वियसली हर कोई ना परफेक्ट दिखना चाहता है, बिल्कुल और जो लोग स्क्रीन पे होते हैं उनके ऊपर चेक्स ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली वो ज़्यादा नोटिस्ड होते हैं, बिल्कुल। उनको लोग ज़्यादा उसके हवाले से पॉइंट आउट या इन्फॉर्म करते हैं। तो जो भी तरक्की की या कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा होता है, वो ये चाहता है कि उसके जो फ्लॉज हैं, एरर्स हैं, वो फेशियल हों या डेंटल हों, वो ख़त्म होते जाएं। बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा लोग या बहुत सारे ऐसे लोग जो मीडिया इंडस्ट्री में हैं और अपने डेंटल अपीयरेंस को इन्हांस या बेहतर करना चाहते जी। हैं, वो कोई ना कोई कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का प्रोसीजर करवाते हैं। बिल्कुल इसमें जो बहुत मुरव्वज या बहुत कॉमन या दुनिया में जाना हुआ जो एक प्रोसीजर है, उसको कहते हैं हॉलीवुड स्माइल। कि हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की तरह या एक्टर्स की तरह की स्माइल हासिल करना। बिल्कुल हम ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं टॉम क्रूज या किसी और एक्टर को उसके किसी एक दांत को हटा के दिखा रहे होते हैं कि नहीं होता तो कैसा लगता, बिल्कुल और ये भी दिखा रहे होते हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले वो कैसे लगते थे दांतों के हवाले से, और अब कैसे लगते हैं या अपीयरेंस के हवाले से भी। जैसे टॉम क्रूज इज बिल्कुल। वन ऑफ द मोस्ट रिनोन रेफरेंस, बिल्कुल, बूढ़े ही नहीं होते। हाँ तो ये वो क्या चीज़ें हैं जो जी। कि लोगों को परफेक्ट से परफेक्ट
और बेहतर से बेहतर करते हैं। इसमें डेंटिस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर विनियर्स हैं, जिसमें हम ठीक है। यूजुअली ज़िरकोनियम के या ईमैक्स के विनियर्स करते हैं। ज़िरकोनियम थोड़े से आर्टिफिशियल इन अपीयरेंस होते हैं, जबकि ईमैक्स जिसको हम पाकिस्तान में ईमैक्स के तौर पे ज़्यादा आसानी से डेंटिस्ट भी समझते हैं और मरीज़ भी जानते हैं, वो ज़्यादा नेचुरल अपीयरेंस देता है। तो ये पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ हुई हुई है या बनी हुई है, एंड वी आर वेरी गुड एट डूइंग दैट। और बिल्कुल परफेक्शन के साथ वही बिल्कुल result है। परफेक्शन के साथ पॉसिबल। और- सम ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसके दांत बहुत आड़े टेढ़े होते हैं। उसमें पहले ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम ब्रेसेस के ज़रिए या अलाइनर्स के ज़रिए अलाइन करें, है। बेहतरी लेके आएँ। लेकिन सम ऑफ द टाइम्स लिमिटेशंस होती हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, किसी का प्रोजेक्ट है 2 महीने के अंदर उन्होंने बिल्कुल, साइन कर बिल्कुल। लिया है। अब ब्रेसेस और लाइनर्स तो नहीं होते, सो वी हैव टू गो डायरेक्टली फॉर दैट काइंड ऑफ मैनूवर। और किसी की शादी है, बिल्कुल अब वो 1 साल से सोच रही थी तब ब्रेसेस हो सकते थे, उसका साल का ट्रीटमेंट था। अब 2 महीने के बाद है शादी, महीने के बाद है शादी, तो क्या वो ब्रेसेस के लिए रुके? ठीक ठीक ठीक। और उसने चले भी जाने किसी और मुल्क या किसी और शहर, बिल्कुल। या कंफर्ट नहीं है जिस डेंटिस्ट से कराना चाहते हैं उसी से कराना चाहते हैं, तो फिर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि इमीडिएट और क्विक रिजल्ट्स देती है, ना कि अलाइनर्स या ब्रेसेस 10 महीने, साल या 2 साल के प्रोसीजर्स होते हैं। अलाइनर्स फिर भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, साल 1.5 साल के अंदर। ब्रेसेस अक्सर और बेशतर 1.5-2 साल का दौरानिया ले लेते हैं। इसमें आई थिंक डॉक्टर मुनीब वुड ऐड। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इसके नुकसानात कितने हैं, अच्छा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं जबरदस्त। सकता है ना कि हम कुदरत के काम में कोई ना कोई बिल्कुल। मदाखलत करें और हमें किसी ना किसी नुकसान को फेस ना करना पड़े। True. लेकिन ज़्यादा नुकसान है, कम नुकसान है, कितना है? अच्छा, साइंस ये कहती है कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं, जितनी चीज़ें उससे वो अचीव कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ पे और कहना चाहूँगा कि आजकल जो डेंटिस्ट्री है, इस चीज़ की भी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि मीडिया इंडस्ट्री वाले लोग जो चाहते हैं कि अच्छी सी बेहतर स्माइल है, मेरा ख्याल ये है कि आम लोग भी अब यही चाहते हैं ड्यू टू मीडिया इंडस्ट्री के वो जो उनके आइडल्स हैं वो एक अच्छी स्माइल के साथ आ रहे हैं, तो आम लड़कियां या लड़के चाहते हैं कि वो अच्छी अपीयरेंस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम जो हैं उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक तरीक़ेकार ब्रेसेस का भी है, अलाइनर्स के भी तरीक़ेकार मौजूद है। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है, इसमें वीनियर्स हो गए, दांतों को और चमकदार करने के लिए ब्लीचिंग हो गई। तो ये तमाम प्रोसीजर के साथ हम कर सकते हैं। किसी भी प्रोसीजर के साथ कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव जो कह लें कि आप इम्पैक्ट उनकी सेहत पे नहीं पड़ता। थोड़ी सी केयर के साथ हर चीज़ एक पॉजिटिव तरीके से ली जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब इन प्राइजेस को वैसे तो हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं बहुत ही कुछ महंगी चीज़ होगी, लोग सोचते भी नहीं है सिर्फ पैसों का सोच के। असल में ये खाम ख्याली है लोगों की, या उनका मिसकंसेप्शन कह लें। अगर हम एक एस्टिमेट बात करेंगे कितना होगा, अगर हम ब्लीचिंग की बात करते हैं या हम बिल्कुल एक डेंटिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो कितना एक एस्टिमेट क्या हिसाब किताब होता है कि लोगों के दिमाग में तो बहुत लाखों का हिसाब किताब कुछ है। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत महंगा इलाज है। अगर इसको अभी हम दुनिया से कंपेयर करें तो आज भी पाकिस्तान की जो डेंटिस्ट्री है वो बहुत इकोनॉमिकल है और अफोर्डिंग है। इसी वजह से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो अपनी छुट्टियों में या टाइम निकाल के स्पेशली सिर्फ अपने दांतों का इलाज कराने पाकिस्तान में आते हैं। इसी तरीके से चंद चीज़ों के हवाले से तो मैं बता सकता हूँ, ब्रेसेस आम तौर पे 3 लाख से लेके 5 लाख तक की पूरी ट्रीटमेंट कॉस्ट करती है, जिसका दौरानिया कम से कम 1.5 साल से 2 साल का होता ठीक है, है। और वो पैसे एक साथ भी नहीं देने होते, इंस्टॉलमेंट्स में देने होते हैं। इसी ठीक तरीके है। से डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटी है ब्लीचिंग एंड द वीनियर्स, उसके बारे में बेहतर ये प्राइसिंग आपको बता सकेंगे। डॉक्टर साहब अच्छा, बताइएगा। इसमें मैं एक बात बहुत अहम ऐड करना चाहूँ कि सिंस द एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ना, प्राइवेट जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं, उनके साथ क्या वो पाकिस्तान के अंदर एक स्प्रेड ऑफ एक्सेसिबिलिटी है कि जहाँ पे लोग जाके सस्ता ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल तो प्राइवेट या गवर्नमेंट के डेंटल कॉलेजेस में लगभग 50, 60, 70 हज़ार रुपये में एक मियारी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हासिल किया जा सकता है। वाकई जी, और अगर आप दरमियाने दर्जे के डेंटल क्लिनिक्स पे जाएं तो वहाँ पे 1.5 से 2 लाख में या 2.5 लाख में, लेकिन इस बात को ज़रूर देखें कि वहाँ एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट मौजूद है, वाक़ईतन डेंटिस्ट मौजूद है, कोई अताई नहीं है।
और जैसे जैसे अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली स्किल के साथ उसकी टेक्निक और क्वालिटी सेंसिटिव होगी, बेहतर होगी, चीज़ें अच्छी इस्तेमाल होंगी, तो कॉस्ट भी वो अप्रिशिएट करेगा अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। तो उस लिहाज से 3 से 5 लाख रुपए बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक है। इन चीज़ों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सब्सिडाइज कर दिया जाता है और अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं। टाइम ज़रा सा बढ़ जाता है, दौरानिया बढ़ जाता है, जो किसी प्राइवेट क्लिनिक में 1.5-2 साल में होगा वो वहाँ पे चीज़ 4-5 साल में हो जाएगी। लेकिन देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। जहाँ वाइटनिंग की बात की जाए, एवरेज किसी अच्छे क्लिनिक में 25,000 से 50,000 में टीथ वाइटनिंग हो सकती है एक अच्छी किट के साथ। और इसकी म्यारी ड्यूरेशन किट। कितनी होती है? वो आपकी डाइटरी हैबिट्स पे, ईटिंग हैबिट्स पे हैं कि आप कितनी चाय कॉफ़ी लेते हैं, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो यूजुअली 6 महीने, ठीक है। कोई नहीं लेता बिल्कुल और वैसे ही दांत बहुत अच्छे हैं तो साल भी चल सकती है, 1.5 साल भी चल सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि कौन सी हमारी हैबिट्स हैं जो हमारे टीथ को सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं? क्योंकि जो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके दांत बिल्कुल ठीक है, तो वो बचाएं कैसे अपने दांतों को? हैबिट से पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो रेगुलर विजिट करें डेंटिस्ट को। रेगुलर मीन्स? हर 6 महीने में एक दफ़ा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो एटलीस्ट किसी भी अपने इलाके के, अपने पसंद के किसी इंस्टीट्यूशनल डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने रेगुलर चेकअप करा लें, जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए पाकिस्तान के बिल्कुल, अंदर, इसकी ताकि है। अगर कोई इशू क्रिएट हो भी रहा है तो उनके एटलीस्ट उनको अवेयर हों कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और उसको अर्ली स्टेजेस पर हम डिटेक्ट कर सकें और उसको क्लियर कर सकें। और हैबिट्स हैबिट्स जो हैं, आजकल हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं, जिसके अंदर जंक फूड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है हमारी डाइट के अंदर, जिसकी वजह से दांतों को कीड़ा लग जाता है और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की दांतों की बीमारियों का सबब बनता है। तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वही मैं कहूँगा कि डेंटिस्ट को विज़िट ज़रूर करें, उनसे बात करें, उनसे डिटेल डिस्कशन करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स शेयर करें, तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे उनको कि वो अपनी हैबिट्स को बेहतर करें और आगे आगे चीज़ें इस तरीके से ना कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा मसला है, जो हैबिचुअल यूज़ ऑफ टोबैको है, तो स्मोक्ड फॉर्म और स्मोकलेस फॉर्म, जिसमें सिगरेट भी है, छालिया, गुटखा, मावा, ये सब चीज़ें। तो एक तो ये, दूसरा ये कि जो भी सेंसिटिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं उनमें ख़राबी आ सकती है अगर लोगों की ऐसी हैबिट्स हैं जिसमें छालिया, बिल्कुल। जिसमें गाहे बगाए मुंह में कोई पेन, पेंसिल या कोई पेन वगैरह को चबाने की आदत है, या कुछ लोगों को नेल बाइट करने की आदत है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ों को या ऐसे प्रोसीजर्स को करने से पहले इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को इन आदतों से रोक सकें और कंट्रोल भी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दिन में हमें कितनी बार एक मिनिमम ब्रश करना चाहिए और बेस्ट टाइम कौन सा? ओके, ये बहुत अहम सवाल है और ये बार बार किया भी जाता है और बार बार बताया भी जाता है, लेकिन बार बार अमल नहीं होता है। बार बार अमल नहीं होता है। तो जो कम से कम रेकमेंडेड है जी। वो ये है कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले 2 से 3 मिनट अच्छी तरह दांतों की हर सरफेस को ब्रश किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, ट्वाइस अ डे और फॉर लाइफ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम डेंटिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो इसकी जदीद टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकती है? मतलब इसके लिए सबसे कम टाइम वाला इलाज, सबसे कम बजट वाला इलाज जो बहुत जल्दी हो जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत हुई है, डेंटिस्ट्री में भी मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट हुई है और जितनी टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन होगी उतनी चीज़ें क्विक और फास्ट पेस्ड होती जाएंगी डेंटल ऑफिस के हवाले से या डेंटल क्लिनिक के हवाले से। लेकिन उसकी ज़रूरत और गैर ज़रूरत, ये दोनों चीज़ें डेंटिस्ट का डिसाइड करना होता है कि किन चीज़ों की मदद से वो चीज़ों को अच्छा और बेहतर कर सकता है। ये यूजुअली पेशेंट का एरिया नहीं होता, लेकिन एक पेशेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि कितना लेटेस्ट इक्विपमेंट वाला, कितना मॉडर्न इक्विपमेंट वाला और लेटेस्ट अप्रोच वाला डेंटिस्ट है जिसके पास वो जा रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जो हम अलाइनर्स करवाते हैं इसके बाद क्या क्या तकलीफ का सामना भी करना पड़ता होगा, क्योंकि जब फ़ायदा हो रहा है लाजमी सी बात है कि उसके थोड़े से नुकसान भी बर्दाश्त करने पड़ते होंगे। तो समटाइम्स में हमारे सक्सेसफुल केसेस भी होते होंगे, समटाइम्स केसेस भी ख़राब होते होंगे, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती होगी इससे रिलेटेड। तो क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम? देखिए, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर कोई समझें कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो किसी चीज़ का।
छोटी मोटी प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, दांतों में कभी कभार ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, लोगों को ऐसा फ़ील होता है उनके दांत हल्के फुल्के हिल रहे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ मजबूती से वापस से अपनी जगह पर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा बड़ा नुकसान इनका है नहीं। इसका किसी किस्म का कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो हमारे दांतों पर आए? ब्रेसेस और अलाइनर्स का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। ये बल्कि नुकसानात जो हैं या परेशानियां जो उनको कम और ख़त्म करने के लिए प्रोसीजर्स हैं। हाँ, जहाँ बात आते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें हम दांतों को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं, मिनिमल प्रिपरेशन होती है। और यहाँ ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, डॉक्टर मुनीब भी बार बार कह रहे हैं और लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि जिन डेंटिस्ट के पास जाएं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए और लेटेस्ट और मॉडर्न अप्रोचेस के साथ वाकिफ़ होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए। अताइयों से बचें, बिल्कुल, हर जगह गली मोहल्ले में खुली हुई प्रैक्टिस से बचें। एक अच्छा क्लिनिक और एक अच्छी जगह पे हॉस्पिटल सेटअप में, पॉली क्लिनिक सेटअप में, डायग्नोस्टिक के सेटअप्स जिस तरह हैं, लैब्स हैं, ईसा लैब है, ऐसी जगहों पे जो सेटअप्स हैं यूजली यहाँ पे अच्छे डेंटिस्ट मौजूद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक इशू ये भी है कि हर गली के कोने पे एक डेंटिस्ट मौजूद है और वो जो गाइड करें, लोग डरते भी इसीलिए हैं कि कभी कभी कोई भी पेन भी होता है तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे, ये इतना बड़ा बिल बना देंगे, नहीं तो दांत निकलवाने की बात करेंगे। मेरे अपने घर में भी कई दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि वो डर के ही नहीं गए डॉक्टर के पास, 2-3 एक्सपीरियंसेस ख़राब हो गए, बस वो ख़राब होने के बाद उतनी नौबत ही नहीं आई, वो बर्दाश्त करने लग गए। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि अमूमन हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगता है, मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि एक कभी हम सोचते हैं कि मीठा खा लिया होगा इसलिए लगा होगा, लेकिन समटाइम्स सिर्फ पानी पीने से भी पानी लगता है, तो क्यों? आपकी पहले पॉइंट में ही इसका जवाब है ना, हम लोग देर करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दांत के दो ऐसी जगह होती हैं जहाँ से सेंसिटिविटी का ताल्लुक होता है। या तो दांत में कैविटी हो जाए, दांत का गूदा, और इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है 2 खोलों से। ठीक है। एक बाहरी खोल है जिसको हम एनामल कहते हैं, एक अंदरूनी खोल है जिसको हम डेंटिन कहते हैं, और दूसरा दांत की जो सेंसिटिव जगह है वो है उसकी जड़। तो अगर किसी भी वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, उसका ताल्लुक या तो दांत की जड़ से होगा या दांत के गूदे के करीब होने वाले किसी खोड़, खड्डे या कैविटी से होगा। ठीक है। सो अगर कैविटी बन रही है तो उसको शुरू में एड्रेस कर लें ताकि वो सेंसिटिविटी तक ना जाए। यूजली जब अलार्म बजेगा, खाना पच रहा था, कुछ नहीं हो रहा, कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, कहते हैं यहाँ खड्डा है लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिले क्यों करते हैं? और डॉक्टर मुनीब की यही वाली बात कि हर 3 महीने में, 6 महीने में रूटीन हर किसी को अपना चेकअप कराना चाहिए, मुआयना कराना चाहिए। ये वैसे ही है जैसे हम आजकल ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं कि अपना मुआयना खुद से भी करना चाहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, खाना दांतों में फंस रहा है, तो आपको जाके रुजू करना चाहिए किसी भी म्यारी डेंटिस्ट से, मुआलिज से, और उससे राय आ गई। लेकिन होता क्या है कि मसला डेंटिस्ट का, जनरल फिजिशियन के पास गए, उससे मशवरा किया, अब उसका तो काम नहीं है ना, तो जिसका काम है वही आपको सही तौर पे देख के सही मशवरा देगा। और बिल बनने की बात तब है जब आप किसी चीज़ को बढ़ा दें। बिल्कुल। कोई 4th स्टेज, फाइनल स्टेज का कैंसर है, वो करोड़ों रुपए भी लग सकते हैं उसमें ना। जी जी। लेकिन अगर उसको अर्ली, शुरुआत में ही डायग्नोज कर लिया जाए तो कमी आ जाती है। यही डेंटिस्ट्री के साथ है कि जितना पहले मैनेज कर लें, दैट इज़ वेल मैनेजिंग। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। सवालात का सिलसिला जारी रहेगा और हम जिस सवाल पे थे उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि दांत में जब हमें ठंडा गर्म लगता है, जो इश्यूज़ आते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया था उससे रिलेटेड कि हम अमूमन क्या करते हैं, हमारे घर में क्या होता है, हम एनसिड की टैबलेट लेते हैं और उससे हमें फौरी रिलीफ आ जाता है। मैं खुद भी अमूमन यही करती हूँ, मैं किसी और को क्या कहूँ। लेकिन अब मुझे बताएं कि एनसिड की टैबलेट लेना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला। अच्छा, देखिए, पेन किलर्स का काम दर्द ख़त्म करना है। बिल्कुल। हसासियत है, अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो उसके लिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स मार्केट में मुयस्सर हैं। मुख्तलिफ टूथपेस्ट हैं जो जिनसे लोग वाकिफ़ भी हैं, मुख्तलिफ माउथ वॉशेस भी हैं जिनको 2 से 3 मिनट आप ब्रश करें, 1 मिनट झाग लगी रहने दें या क्रीम की तरह दांतों में लगा के छोड़ दें, तो ये तो वक्ती हल है। लेकिन अगेन उसका सबब क्या है? क्या आपके दांतों में, मसूड़ों में मैल जमी हुई है जिसकी वजह से दांतों के मसूड़े और हड्डी नीचे जा रहे हैं और हसासियत
जड़ों में हो रही है, या दांत में खाना फंसने की वजह से दांतों के दरमियान या दांतों के ऊपर खाना फंसने की वजह से खोड़ या खड्डा पैदा हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हसासियत हो रही है, तो उसमें फिलिंग की ज़रूरत है, या हो सकता है आगे चल के रूट कैनाल की ज़रूरत पड़े। तो हम ये जो मेडिसिन लेते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट है हमारे देखिए, कोई भी चीज़ एक्सेस या हमें कितना टाइम तक लेनी चाहिए, इस टाइम के बाद हमें नहीं लेनी चाहिए अगर हमें ऐसे रिलीफ ना बिल्कुल हो? बिल्कुल, मैं इसी का आंसर कर रहा हूँ। एक्सेस इज ईवल। एक तो इस बात को याद रखें कि कोई भी चीज़ अगर कभी कभार कर ली, पैनाडोल आपने कभी महीने में कभी दर्द हुआ कमर का, सर का, दांत जी। का, तो आपने ले ली तो बिल्कुल। इट्स ओके। लेकिन अगर आप हर वक्त लेते रहते हैं तो ये क्या करेगी, उस प्रॉब्लम को मास्क कर देगी और बढ़ाती जाएगी। ठीक ये है। ऐसे ही है कि एक शख्स को सर में दर्द है और वो हर वक्त कोई पेन किलर ले लेता है, मशहूर ज़माना कोई भी पेन किलर, बिल्कुल। और उसका दर्द खत्म हो जाता है। एक दिन वो अचानक से गिर जाता है, उसकी टेस्टिंग ठीक, होती है, ठीक। स्कैन होता है, पता चलता है कि इसको तो कोई बड़ी बीमारी थी ठीक। और बीमारी बढ़ रही होती है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये शायद पहले आगे होते। तो अगर कोई चीज़ तंग कर रही है तो उसको फौरी ठीक कराएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुनीब, आपसे सवाल करूंगी कि अब छोटे बच्चों में जो ये मसाइल आते हैं, बढ़ते हुए गम्स के आते हैं, नए नए तीत निकल रहे होते हैं, उस वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? बिल्कुल, बच्चों में भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी जो जबड़े की ग्रोथ है उसको हम, अगर किसी की ज़्यादती में हो रही है तो उसको रोका जा सकता है, अगर किसकी पीछे है, लैग कर रही है, तो उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं डिफरेंट अप्लाइंसेस के ज़रिए। उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं फंक्शनल अप्लाइंसेस, जिसको अगर सही वक्त पे, जैसे कि 8 से 9 साल के बच्चे या बच्ची टिल 14-15 ईयर, जब तक के उनके जबड़े ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। हमने भी आम घरों में सुना होगा, हमारे नानी दादियाँ जो हैं वो करते थे, सर को गोल कर रहे हैं, इसको बिल्कुल, मोल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल, तकिए के बिल्कुल। साथ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हड्डियाँ जब वो ग्रो कर रही होती हैं, अगर उसको सही डायरेक्शन दी जाए तो वो सही पोजीशन के अंदर ग्रो कर सकती हैं और उनके जो फ्यूचर में होने वाले मसले हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रशिंग का बेस्ट टाइम क्या है कि बच्चों को कब से स्टार्ट करवाना चाहिए? क्योंकि अभी तो ऐसा ट्रेंड हुआ है कि बच्चों के 2-2 4-4 दांत भी है ना, तो उस पर भी उनको शौक है कि हमें ब्रशिंग करनी है, और ये तो इस बेस्ट टाइम क्या कौन सा होता है? समझे, पैदाइश से लेके जब दांत नहीं भी आए होते तो मसूड़ों को साफ़ करना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो डाइट ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फिंगर ब्रश मौजूद होता है बहुत छोटे बच्चों के लिए, नियोनेटल्स के लिए, जो छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने हैबिट क्रिएट करनी है, जिस तरह हमारे बाकी चीज़ों की हैबिट क्रिएट करते हैं कि आपने हैंड वॉश करने हैं या फिर आपने नहाना है या हेयर वॉश करना है, तो इसी तरीके से हमें ब्रशिंग की भी हैबिट क्रिएट करनी चाहिए छोटे बच्चों से लेके। एंड उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ और एज वाइज जो हैं, और पेस्ट भी एज वाइज जो हैं, वो मुख्तलिफ उनके कंटेंट्स के साथ वो मौजूद है मार्केट के अंदर। हैबिट हमें क्रिएट करनी है, और बेस्ट टाइम जैसे कि आपने कहा, तो एक सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को सोने से पहले ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन था कि अमूमन लोग कहते हैं कि हम बार बार जब सफाई के लिए जाते हैं दांतों की, कि तकरीबन अगर 6 महीने 8 महीने में हम करवा रहे हैं, तो उससे हमारे दांत वीक हो जाते हैं। ऐसा लोगों का ख्याल है ऐसा लोग कहते हैं। और कुछ हद तक सही भी है। वाकई? अच्छा, सही इसलिए है कि जैसे ब्रशिंग है, ठीक है। डॉक्टर मुनीब कह रहे थे कि पैदाइश के साथ शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत से दांत बच्चों के किसी नीट कपड़े से साफ़ करने चाहिए, जी। और फिर ब्रश वगैरह का इस्तेमाल फिंगर ब्रश से और उससे चीज़ों से शुरू हो जाता है। उसी तरीके से कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? यही कि हम दांतों की सफाई करवाने के लिए हाँ, अगर सफाई कहीं पर भी जाते तो हैं। दांत हिल जाते हैं स्केलिंग से। तो पॉइंट ये है कि स्केलिंग भी शुरू हो जानी चाहिए जब लोगों के परमानेंट टीथ आ गए या बच्चों के दांत आ गए। लेकिन हमारे पास लोग, जब उनको ग्रेजुएटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। आते हैं, तब 60 साल की उम्र में जा रहे होते हैं। सफाई 16 साल की उम्र में शुरू होनी चाहिए। तो वो 40-45 सालों की मैल, गंदगी, गलाजत जब हटवाने जाते हैं, दांत हिल तो जाते पहले हैं। भी दांत खराब हुए होते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं। तो यहाँ तक तो बात सही है। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि जैसे ब्रशिंग रोज़ाना ज़िंदगी भर सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले करानी चाहिए, मुआयना हर 3 से 6 महीने में कराना चाहिए, और स्केलिंग? सफाई, पक्के दांत आ जाते हैं 12 साल की उम्र में, तो उसके बाद तो ज़रूरी है। तो कितने टाइम में? हर 6 महीने में। और अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करना चाहते चेकअप के, तो है। कम से कम 6 महीने में तो चेकअप कराएं। बिल्कुल। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करना चाहते दांतों की सफाई के, तो कम से कम साल भर में एक दफ़ा
तो दांतों की सफाई कराएं। अगर आप 6-6 महीने में नहीं कराना चाहते 2 दफ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि लेकिन जब 40 साल के बाद एक चीज़ कराएंगे, अमूमन यही होता पहली है। खराबी हो चुकी है, बुढ़ापा भी आ चुका है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंजन, एक्सेल, टायर सब घिस चुके हैं तो उसके बाद तो मतलब पुरानी टैक्सी, काली पीली वाली टैक्सी को लेके जाएंगे तो कोई ठीक करने जाएगा तो पहले ही हाँ। सब पुर्जे हिल रहे हैं। हाँ, ये बात तो है तो ये कि है। जाहिर सी बात है, जब एक्सपायरी पे किसी भी चीज़ को लेकर जाते हैं तो नुकसान तो होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मुनीब बताइएगा, ये क्राउडिंग क्या चीज़ होती है? जी, क्राउडिंग जो है बेसिकली दांतों के टेढ़ेपन को कहते हैं। दांतों ठीक की है। जो पोजीशन जो आइडियल होनी चाहिए वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, वो अपनी जगह छोड़ के या तो आगे पीछे ऊपर नीचे किसी और जगह पे निकल गए और है। वो क्राउडेड हो गए, मतलब कि एक जगह क्राउड जमा हो जाना। इसी तरीके से क्राउडिंग निकला उस लफ्ज़ से कि दांतों का आपस में टेढ़ापन होना। तो इसके फिर बहुत सारे मसले दिखने में बुरे लगते हैं। दूसरा ये कि उनके फंक्शन करते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तीसरा ये कि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ब्रश सही जगह पे सफाई कर ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं पाता, और जब पहुंच नहीं पाता तो शॉर्ट टर्म के अंदर सांसों से बदबू आना, लॉन्ग रन के अंदर वहाँ पे कैविटी हो जाना, कीड़ा हो जाना, और फिर वो आगे आके मुतादिद और बीमारियों में तब्दील हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आप बताइएगा कि हमारे दांतों में जो पीलापन आ जाता है, या दांत किसी के तो पैदाइशी ही पीले होते हैं, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो जल्दी भी क्लियर हो और बहुत एक कम खर्चे में हो? क्योंकि अगर हम बात करें लाख से ऊपर की भी, तो हमारे आम लोग 1 लाख। हाँ 1 लाख की भी अगर बात करें तो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। अच्छा, देखिए मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं जो कि वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जो स्मोकर्स टूथपेस्ट होते हैं, जो ठीक है। स्मोकर्स यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फिर वाइटनिंग का प्रोसीजर है। वाइटनिंग को इतना महंगा प्रोसीजर नहीं है टीथ वाइटनिंग। दांतों की सफाई होगी, सफाई आमतौर पे ज़रूरी होती है, अगर आपने अनकरीब कराई है तो उसके बाद हो जाती है, और तकरीबन 1 घंटे का वाइटनिंग का प्रोसेस होता है। और मार्केट में आम तौर पे 20-25 हज़ार में या 30-40 हज़ार में ये वाइटनिंग का प्रोसेस हो जाता है, और 6 महीने साल और यूजुअली ओकेजन से पहले। वाइट बिल्कुल जेट वाइट एक रेफरेंस है। बिल्कुल। मैंने वाइट पहना है, ये वाइट है, लाइट का कलर वाइट है। अगर हम इनको देखें तो इनकी येलोनेस, ग्रेनेस, ब्लूनेस फ़र्क होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दांत भी बिल्कुल वाइट नहीं होते। कुदरती तौर पे दांतों का रंग आँखों के वाइट से मैच होता है। ठीक है। तो अगर किसी के मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है, तो अगर हमें उसके दांत बनाने होते हैं तो हम पहली जो ऑप्शन होती है वो आँखों के कलर से मैच करते हैं। बिल्कुल। तो इनकी मैचिंग जो है वो एक चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक मार्कर देखा था, यूज़ नहीं किया है या मैंने कभी मंगवाया नहीं है, वो उसको टीथ वाइटनिंग मार्कर कह रहे हैं। जी, जी। क्या सिनेरियो है उसका? अच्छा, जो वाइटनिंग के लिए जिसको हम ब्लीच कहते हैं या जेल होती है जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ठीक है। तो ये जो मार्कर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ये मुख्तलिफ क्विक वाइटनिंग या होम वाइटनिंग किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें वो मार्कर है या और कोई मुंह में पहन लेने वाली किट्स आती थी, ये सब की सब उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी में होती हैं, या ठीक है। इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो वही होता है। तो उसकी यूटिलाइजेशन से कुछ फ़र्क आता है, लेकिन नुकसानदेह है ये? कभी कभार कर लेने में और एक म्यारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में, जैसे दांतों का मामला है ना, तो अगर आप भी मार्केट जाते हैं, सो यू गो फॉर अ ब्रांड। बिल्कुल। तो अगर कोई अच्छी ब्रांड की कोई चीज़ मिल सकती है आपको, तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही प्रोडक्ट है जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है। और डेंटिस्ट के पास जाके कराने में सहूलत ये है कि कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि अमेरिका में भी दुनिया में भी पेटेंटेड होगी, रजिस्टर्ड होगी, और उसके नुकसानात नहीं होंगे, ठीक। और वो उसको पता होगा कि कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आप बताइएगा कि जो अलाइनर्स हैं, हम जब इनको निकलवाते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ को फेस करना पड़ता है, या बहुत इजीली निकल जाते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है? हाँ बिल्कुल, इट्स रिमूवेबल, और ये बना ही इस तरीके से है कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उसको इजीली ख़ुद घर पे उतार भी सकें और पहन भी सकें। ऑब्वियसली उसके अंदर जब वो नए नए आते हैं तो हम उनको तरीक़ेकार समझाते हैं कि इसको पहनना कैसे, उतारना कैसे ठीक है। है और क्या एहतियात करनी है उसके साथ। मगर अगर उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कोई ऐसा सच पेन नहीं होता। आजकल डेंटिस्ट्री अलाइनर्स के समेत कोई भी प्रोसीजर आप कराएं वो इट्स पेन फ्री।
हम पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी भी मरीज़ को ऐसे सच पेन ना हो अनटिलनेस कि कोई बहुत सीवियर या इन्फेक्टेड केस ना आ जाए, उसमें कुछ हमारी भी लिमिटेशंस आती हैं। मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री इज़ पेन फ्री नाउ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब के आपसे चाहूँगी कि आखिर में एक शॉर्ट सा मैसेज दें हमारे देखने वालों को, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारी कोशिश थी जितने क्वेश्चंस को हम कवर कर सकें अपने टाइम में हमने किया, लेकिन हमें अभी भी ज़रूरत है अवेयरनेस की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत है। मैं कंक्लूड करते हुए कहना और समझाना चाहूँगा कि मुआयना जो है, जो भी लोग सुन रहे हैं और उनसे मुंसलिक जो भी लोग हैं, अगर बड़े सुन रहे हैं तो उनके घर में छोटे भी हैं, उनसे बड़े भी होंगे, बच्चों की उम्र से ही, बचपने से ही दांतों का मुआयना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। ब्रेसेस के बारे में हमने आज तफसीली बात की। ब्रेसेस होने के ख़ास असबाब में हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक भी हो सकते हैं, हैबिचुअल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, स्केलेटल भी हैं, जिसमें जबड़े के छोटे होने, गैर ज़रूरी तौर पे बढ़ना और गैर ज़रूरी तौर पे छोटा रह जाना है। तो इसकी सही तशखीस अर्ली एज में जितनी हो जाएगी, 7, 8, 9 साल की उम्र में हो जाएगी, इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट के पास जाके, डॉक्टर मुनीब इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस देयर टू डू इट। इनका तयन करना और इसको ठीक करना। उसी तरीके से कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आ रहा है, अगर खाना फंस भी रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है बिल्कुल, और उसका सबब है, उसको ठीक कराना है। तो जस्ट गो टू अ डेंटिस्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साकिब, आपके कीमती टाइम का। डॉक्टर मुनीब, मैं आज चाहूँगी कि आप भी एक शॉर्ट सा मैसेज हमारी ऑडियंस को दें। देखें, डेंटिस्ट्री के हवाले डॉक्टर साहब ने तो कंक्लूड कर दिया। बस मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मुझे किसी को दावत देनी होती तो पहले मैं उसकी 100 दफ़ा रिसर्च करता हूँ कि कौन सा रेस्टोरेंट बेहतर है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, और या मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी होती इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती तो फिर मैं पहले उसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो आजकल इंटरनेट का दौर है, मीडिया का दौर है, तो हम पहले रिसर्च करते हैं। तो इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास जाने से पहले भी आप रिसर्च करें, इंटरनेट पे करें, वैसे करें, और फिर एक सही जगह पे अपना तरीके से इलाज करवाएं और उनको रेगुलर विज़िट करें। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम भी हो जाएंगी, और ये जो एक कंसेप्ट है कि बहुत महंगा है, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनीब, आपके कीमती वक्त का। आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचाए। आज मैं चाहूँगी कि आप सब वादा करें कि अपने दांतों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।